ईरान, सऊदी अरब समेत मध्य पूर्व को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? मध्य पूर्व दुनिया का एक ऐसा अहम क्षेत्र है जहां होने वाली गतिविधियां कई देशों को प्रभावित करती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इस क्षेत्र को लेकर क्या नीति होगी। चुनाव जीतने के बाद और शपथ ग्रहण से पहले ही ट्रंप जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, वो उन्हें अमेरिकी इतिहास में बाकी के राष्ट्रपतियों से बिल्कुल अलग बनाता है। पिछले साल 5 नवंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही ट्रंप लगातार अमेरिका की विदेश नीति में हस्तक्षेप करते दिख रहे हैं, जबकि उन्होंने अभी औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला भी नहीं है। गजा युद्ध को लेकर ट्रंप के दावे। मध्य पूर्व हमेशा ही ट्रंप के फोकस में रहा है, लेकिन अमेरिका के करीबी सहयोगी इस्राएल के हालात अब वो नहीं रहे जो उनके पिछले कार्यकाल में थे। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि वो मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई रुकवा देंगे। साथ ही उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनके पदभार ग्रहण करने से पहले हमास सभी बंधकों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने ये बयान हमास का नाम लेकर बार बार दोहराया। जानकारों का मानना है कि ट्रंप की इस धमकी ने गजा में सीज़फायर कायम करने में अहम भूमिका निभाई, जबकि 1 साल पहले बाइडेन प्रशासन की युद्धविराम की कोशिशें नाकाम हो गई थी। हमास ही नहीं, बल्कि ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर भी इस डील को मानने के लिए दबाव बनाया, जबकि पूर्व में नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के कई सदस्य इस सीज़फायर की कई शर्तों से सहमत नहीं थे। ट्रंप ने अपने मध्य पूर्व दूत स्टीव वाइकॉफ को इस समझौते में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। वाइकॉफ नेतन्याहू से भी मिले। ये युद्धविराम समझौता कितना कामयाब होता है, ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि इस्राएल और ट्रंप दोनों का ही इस मामले में क्या रुख रहेगा। युद्धविराम के बाद से कई सवाल पैदा हो रहे हैं, जैसे गजा पट्टी पर किसकी हुकूमत होगी, हमास का क्या भविष्य होगा, साथ ही मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन में क्या किसी तरह का बदलाव आएगा। ईरान को लेकर ट्रंप का रुख। सवाल ये भी उठता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा। इस बात की संभावना तो बिल्कुल नहीं है कि ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार पाने के लिए कार्यक्रम जारी रखने देंगे। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को भरोसा दिलाया है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है या उसके करीब पहुंचता है तो इसराइल को मिलिट्री ऑपरेशन करने की छूट है और मुमकिन है कि अमेरिका भी इस ऑपरेशन में शामिल होगा। इसराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई और सीरिया में बशर अल असद की सत्ता गिरने के बाद से मध्य पूर्व में ईरान के दबदबे को झटका लगा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप अब और ज्यादा प्रत्यक्ष तरीके से ईरान पर दबाव डालेंगे। इराक पर भी सबकी नजर होगी, जहां ईरान समर्थित हथियारबंद गिरोह है और अमेरिका के समर्थन वाली सरकार है। कुल मिलाकर देखना होगा कि ट्रंप किस हद तक ईरान पर दबाव डालते हैं और ईरान इन दबावों का किस हद तक सामना करने में सक्षम होगा। मध्य पूर्व के लिए यमन भी बेहद अहम होने वाला है। हूती विद्रोहियों के साथ जारी जंग ट्रंप को विरासत में मिलेगी। हूतियों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बावजूद बाइडेन प्रशासन लाल सागर में हूती हमलों के खतरे को खत्म करने में नाकाम रहा है। अपने पिछले कार्यकाल के आखिरी दिनों में ट्रंप ने हूती को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाला था, लेकिन यमन में हूती विद्रोहियों से डील करने के लिए बाइडेन प्रशासन ने उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया था। अनुमान जताया जा रहा है कि ट्रंप दोबारा से हूती को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल देंगे और हूतियों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में और तेजी आएगी। लेबनान में ईरान के कम होते दबदबे को और कैसे कम किया जाए, इसे लेकर भी ट्रंप कदम उठा सकते हैं। हाल ही में लेबनान में वहां जोसेफ ऑन नए राष्ट्रपति चुने गए और प्रधानमंत्री पद के लिए नवाब सलाम के नाम पर सहमति बनी है। इन दोनों को ही लेबनान पसंद नहीं करता है। सीरिया के हालात भी ट्रंप के पिछले कार्यकाल की तुलना में काफी बदल गए हैं। अब वहां के नए नेता अहमद अल शरा ने कहा है कि वो सभी से बेहतर संबंध चाहते हैं। तुर्की का भी इसमें अहम रोल होगा, जिसे एक तरह से ट्रंप ने भी स्वीकारा है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कोशिश की थी कि पूर्वी सीरिया में अमेरिकी मौजूदगी कम की जा सके। इससे वहां तुर्की का प्रभाव बढ़ जाता, जो अमेरिका समर्थित कुर्दिश विद्रोही दल सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के लिए अच्छा नहीं था। ट्रंप अपने नए कार्यकाल में कुर्दिश सहयोगियों का साथ शायद न छोड़े, लेकिन इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के बारे में कोई निर्णायक फैसला जरूर ले सकते हैं। साथ ही वो सहयोगी तुर्की और विरोधी ईरान को लेकर क्या फैसले लेते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के मध्य पूर्व के उसके परंपरागत सहयोगियों जैसे सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और जॉर्डन से संबंध और मजबूत होने की संभावना है, क्योंकि ट्रंप का फोकस मध्य पूर्व के साथ ऐसे संबंध बढ़ाने पर होगा जिससे अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत और मजबूत हो।
भले ही इसके लिए इन देशों के मानवाधिकारों को लेकर कमजोर रिकॉर्ड्स को नजरअंदाज ही क्यों ना करना पड़े। अगर ट्रंप सऊदी अरब और इसराइल के बीच किसी तरह की डील करवा पाए तो ये उनके लिए बेहद बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इसराइल के साथ बेहतर संबंधों के एवज में सऊदी अरब बहुत बड़ी कीमत चाहेगा। जैसे सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेगा, साथ ही एक फलस्तीनी राज्य की स्थापना की गारंटी भी वो मांग सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप की मध्य पूर्व नीति में आर्थिक मोर्चे पर बड़ा फोकस होगा। बाइडेन प्रशासन की नीतियों के फोकस में मुख्य रूप से चीन से मुकाबला था, तो ट्रंप चाहेंगे कि मध्य पूर्व से बेहतर रिश्ते बनाकर आर्थिक मोर्चे पर चीन को काफी पीछा छोड़ सकें। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।